ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत कनाडा के बीच चरम पर टेंशन। ट्रूडो के मंत्री ने भारत पर लगाए संगीन आरोप। निज्जर हत्या के पीछे मोदी का खास आदमी, कनाडा कह रहा है। बिना सबूत आरोप न लगाए कनाडा, भारत का पलटवार। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत कनाडा के बीच चरम पर टेंशन। ट्रूडो के मंत्री ने भारत पर लगाए एक बार फिर संगीन आरोप। भारत कनाडा के बीच चरम पर टेंशन। ट्रूडो के मंत्री ने भारत पर लगाए संगीन आरोप। निज्जर हत्या के पीछे मोदी का खास आदमी, बिना सबूत आरोप न लगाए कनाडा, भारत ने कहा। भारत कनाडा के बीच चरम पर टेंशन। भारत के ट्रूडो के मंत्री ने भारत पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि निज्जर की हत्या के पीछे मोदी का खास आदमी मौजूद है। वो खास आदमी कौन है, इसको लेकर सवाल है, लेकिन जब कनाडा से इसके बारे में सबूत मांगे जाते हैं तो सबूत के नाम पर सिर्फ आरोप ही कनाडा के पास होते हैं। अभी तक कनाडा किसी भी प्रकार से सबूतों के तौर पर यह साबित नहीं कर पाया है कि जो निज्जर हत्याकांड है उसमें रॉ या भारत का हाथ है। लेकिन उसके बाद भी जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत के ऊपर जुबानी हमले बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सच क्या है, सच क्या है, ये एक्सपर्ट से समझने की हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम, बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद समय देने के लिए। थैंक यू सर। डॉक्टर राम, जस्टिन ट्रूडो कनाडा लगातार भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। सबूतों के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन आरोप लगातार उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई खास इंसान, खास आदमी जो है वो इस हत्याकांड के पीछे है। कई सूत्रों की माने तो कुछ अमित शाह की तरफ भी वो इशारा कर रहे हैं। लेकिन सबूत के बिना, सबूतों के बिना इतने बड़े, इतने संगीन आरोप लगाना दूसरे देश के गृह मंत्री पर, दूसरे देश के प्रधानमंत्री पर, कैसे आप कनाडा की राजनीति को देख रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जस्टिन ट्रूडो की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव। बिल्कुल सही बोला राजेश जी आपने। जस्टिन ट्रूडो की जो जमीन है इस समय खिसक रही है, क्योंकि जो वहाँ के समाचार आ रहे हैं इलेक्शन के, लोग उनके बहुत डेडली अगेंस्ट हैं। अब तो उन्होंने कल ही एक भाषण में क्लियर कट कर दिया कि इज रेडी टू फॉर्म गवर्नमेंट विथ एनी पार्टी, माने किसी भी पार्टी के साथ मिलकर वो सरकार बनाने को तैयार है। इसका मतलब वो चुनाव हार रहे हैं और उस बौखलाहट में, वो हड़बड़ाहट में नया मुद्दा बना रहे हैं, जिससे कि वहाँ की जो सिख समुदाय है, जो कि खासकर जो ब्रिटिश कोलंबिया में है, जिसके साथ अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनको समर्थन दे रहे थे, ऐसे उन लोगों की सिंपैथी गेन करके वो भारत सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जबकि ये बात निश्चित है कि उनकी गैंगवार के कारण निज्जर की हत्या हुई है, उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो यादव को अरेस्ट करा है, इसके अतिरिक्त जो हमारे डिप्लोमेट हैं वर्मा जी और दूसरे 6 लोग, उन पर उन्होंने आरोप लगाया। वो चाहते थे कि हमारे डिप्लोमेट के लिए जो एक सुरक्षा दी गई है उसको वापस लेकर भारत सरकार उनको गिरफ्तार करा दे और उनके बयान ले, जबकि कोई ठोस प्रमाण ही नहीं है किसी तरह का। भारत की ये नीति नहीं है कि कहीं विदेशी धरती पर जाकर किसी को मारे। हाँ, ये बात अवश्य है कि उनके बारे में जानकारी तो हम इकट्ठी करेंगे, क्योंकि वो यहाँ के भगोड़े हैं, आतंकवादी हैं, हत्या के मुकदमे हैं, उनके ऊपर रेड वारंट अवेलेबल है। अब आप उसको पॉलिटिकल असाइलम देकर एक तरह से पहले ही भारत के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं। लेकिन ठीक है, हम उसको डिप्लोमेटिक चैनल पर ही मूव करना चाहते हैं और यही एक कारण है, हमने उनके भी डिप्लोमेट्स को रवाना कर दिया है और एक कड़े शब्दों में कह दिया, बगैर सबूत के किसी तरह का आरोप लगाना ये शिष्टाचार के तो विरुद्ध है ही, लेकिन राजनीतिक जो कूटनीति है उसके मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। राजेश जी। जी डॉक्टर राम, मैं लौटता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उसके बाद
डॉक्टर राम के पास हम चलेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा रूस। न्यूक्लियर फोर्स को दिया युद्धाभ्यास का आदेश। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की होगी टेस्टिंग। नेटो की हरकतों पर रूस की नजर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा रूस। न्यूक्लियर फोर्स को दिया युद्ध अभ्यास का आदेश। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की टेस्टिंग रूस करेगा। नेटो की हरकतों पर रूस की नजर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है रूस। न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है रूस। न्यूक्लियर फोर्स को दिया युद्ध अभ्यास का आदेश। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की अब टेस्टिंग होगी। नेटो की हरकतों पर रूस की नजर बनी हुई है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राम, इस पॉइंट को भी समझाइएगा थोड़ा सा। न्यूक्लियर फोर्स को कहा है कि आप तैयारी करिए, युद्ध का अभ्यास करिए। पुतिन के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है सर? डॉक्टर राम, ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ये बताती है कि रूस जो है हर कीमत पर अपनी जो उसकी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए तैयार है। वो किसी भी कीमत में यूक्रेन के युद्ध में पीछे हटना नहीं चाहेगा। जो युद्ध विराम की अभी बातें चल रही हैं, जिसमें कि यूक्रेन ने यह कहा है कि उनका जीता हुआ इलाका पूरा का पूरा रूस खाली कर दे, उसके लिए वो कभी तैयार नहीं होगा। और यही एक कारण है, ये प्रेशर टेक्निक है, क्योंकि इस तरह की जो रिहर्सल होती रहती है, एक्सरसाइज होती है, ये तो रूटीन है। क्योंकि देखिए कि जितनी भी नाभिकीय शस्त्र हैं उनका एक हाफ लाइफ टाइम पीरियड होता है। उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव मटीरियल रहता है और फिशन फ्यूजन का तो है ही नहीं अभी, हाइड्रोजन बम होता है उसमें। तो जो फिशन रिएक्शन है उसमें रिफिलिंग करना पड़ता है, और क्योंकि वो जिस कंटेनर में रहता है उसकी जो इफिशिएंसी है कम हो जाती है। तो इस तरह की एक्सरसाइज करना एक रूटीन काम है। हम भी करते हैं लेकिन गुप्त रूप से करते हैं। और इसकी खबर जो उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दी है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पश्चिम के देश जो कि इस समय पॉलिटिकल दबाव डाल रहे हैं यूक्रेन से रूस की सेनाओं के वापसी के लिए, वो कभी वापस नहीं करेगा। क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है, अगर इसने उस इलाके को खाली कर दिया तो 70,000 सिपाहियों को मौत के घाट उतारने के लिए ये पाप की जिम्मेदारी कौन लेगा? और रहा सवाल उसने इस पर कब्जा क्यों किया था, युद्ध क्यों प्रारंभ किया था, जो लिमिटेड मिलिट्री एक्शन किया था जिसका की नाम दिया, उसका असली कारण बैठकर टेबल पर ही निकालना पड़ेगा। और संभवतः इस समय जो समझौते की बातें चल रही हैं उसमें एक राजनीतिक दबाव बनाए रखने के लिए रूस ने इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किया। अदरवाइज इस तरह की एक्सरसाइज तो हमेशा होती रहती है, शस्त्रों को अस्त्रों को। और साधारण सी चीज है, बंदूक अगर अपने घर में है तो बंदूक को भी चालू रखने के लिए उसकी नली को हमेशा साफ करना पड़ता है और उसको चलाकर देखना पड़ता है। तो इस तरह नाभिकीय शस्त्र अगर आपके पास है तो गोदाम में तो रखने के हैं नहीं, उनका उपयोग वो आवश्यकता पड़ने पर वो सही समय पर सही निशाने पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि जो आज जिसने जो ट्रेनिंग ली है वो आदमी कुछ दिनों बाद रिटायर हो जाएगा, तो नए जो लोग आएंगे उनको उसका अभ्यास करना बहुत लाजमी है। यही एक कारण है कि इस समय रूस पूरी ताकत के साथ पश्चिम के देशों को ये इशारा बता रहा है डिप्लोमेटिक भाषा में कि देखो, बीच में इंटरफियर नहीं करना। अगर आपने कोई हरकत की तो हम किसी भी वक्त जो है न्यूक्लियर अटैक आप लोगों पर कर सकते हैं। और यह एक मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये एक कूटनीतिक दाव उन्होंने खेला है। राजेश जी, ठीक है। लेकिन डॉक्टर राम, कैसे हम देखें, जिस वक्त यूक्रेन को लगातार अमेरिका की मदद मिल रही है, तमाम नेटो देश मदद कर रहे हैं और खुलकर हथियारों की मदद हो रही है, लेकिन रूस पिछले 1.5-2 साल से यही कहता नजर आ रहा है कि अगर यूरोप के नेटो के हथियारों से मेरी जमीन पर हमला हुआ तो मैं इसे अपने खिलाफ एक वॉर मानूंगा। लेकिन खुलकर मदद हो रही है। अब तो F-16 जैसे फाइटर प्लेन यूक्रेन के पास पहुंच गए हैं। तो रूस भी क्या फूंक फूंक के कदम रख रहा है? उसको भी एहसास है कि इस जंग को और नहीं बढ़ाना है, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। डॉक्टर, बिल्कुल सही बोला आपने। ये
F-35 वगैरह देने का उन्होंने वायदा किया है, लेकिन अभी तक गए नहीं है, उनको अनुमति नहीं मिली है कि आप इनका उपयोग जो है रूस की जमीन के अंदर करें, क्योंकि ये सुनिश्चित है जिस घड़ी रूस की जमीन के ऊपर इन हथियारों का या जो क्रूज मिसाइल का उपयोग किया गया, जो कि अभी तक इसने सिर्फ ड्रोन का उपयोग किया है, कैसे किया है, क्या किया है, उसका भी काट निकाल लिया गया। अब जो है रूस के ऊपर, रूस की मुख्य भूमि के ऊपर कभी कोई ऐसा भारी हमला नहीं हुआ। प्रारंभ में हुआ था ड्रोन द्वारा, लेकिन मिसाइल से करने की हिम्मत नहीं है जिस घड़ी, क्योंकि इस समय इजराइल में जो कुछ भी हो रहा है वहां भी अमेरिका उलझा हुआ है, और इधर ताइवान में भी उलझा हुआ है। नाटो के देश भी इस समय महंगाई से बहुत परेशान है, सर्दी आ रही है, ईंधन की बहुत किल्लत होने वाली है। ऐसे में अगर युद्ध बहुत ज्यादा भड़क जाता है तो निश्चित मानिए यूरोपियन देश में आधे से ज्यादा लोग तो ठंड की वजह से वैसे ही मर जाएंगे। वही ये इन सब परिस्थितियों को देखते हुए और वर्ल्ड इकोनॉमी को देखते हुए, जियोपॉलिटिकल स्टेटस को देखते हुए, अब सब लोग जो है युद्ध के नाम से त्रस्त हो चुके हैं, और उसको खत्म करने के लिए एक ही तरीका बचा है, वो ये कि समझौता हो, और जो कुछ भी हो वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के आधार पर हो, और निश्चित से उस दिशा में लोग काम कर रहे हैं। राजेश जी, बस एक और डॉक्टर साहब, एक और सवाल, एक छोटा सा जवाब चाहिए होगा, क्योंकि हाल ही में नॉर्थ कोरिया के 15,000 के आसपास सैनिक बताए जा रहे हैं जो रूस पहुंचे, 2,000 के आसपास पहुंच चुके हैं, बाकी का पहुंचना लगातार जारी है। तो क्या एक प्रेशर है पुतिन के ऊपर? एक तो उसे अच्छे सैनिक नहीं मिल रहे हैं, जिस कारण उसे बाहर से सैनिक इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया से हो, चाहे नेपाल से हैं, चाहे हिंदुस्तान से कुछ लोगों को वो लेकर गया। तो क्या पुतिन के ऊपर वो प्रेशर है जिस कारण मैन बिहाइंड द मशीन उसके पास नहीं है, इसलिए न्यूक्लियर हथियारों की पावर वो यूरोप को दिखा रहा है साहब? ये जो हाइपोथेसिस है इसका कुछ महत्व हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि रूस ने प्रारंभ से ही किराए के जो सैनिक थे वेगनार वाले, उनको युद्ध में उतारा था। इस बीच में ये भी खबर आई कि नेपाल से और दूसरी जगह से भी उन्होंने शेरपाओं को भर्ती करके उनको भी युद्ध में उतारा था। और रहा सवाल ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर गार्जियन की और वॉशिंगटन पोस्ट की खबरों पर विश्वास किया जाए तो ये मानना पड़ेगा कि रूस का अभी तक 70,000 से ज्यादा सिपाही मर चुके हैं। अब किसी भी फौज में 3 साल के भीतर 70,000 लोग मर जाते हैं तो एक बहुत बड़ी हानि होती है। ऐसे में अगर नाटो के देशों ने मिलकर रूस पर आक्रमण कर दिया तो रूस की जो असली सेना है वो उसने नाटो के देश से जहां भी अपनी सीमा लगी है वहां लगा दिया है। और यहाँ यूक्रेन में जो उसने प्रोविंस जीते हैं, जिन पर उसने कब्जा कर रखा है, वहां पर बैठकर आराम से आतिशबाजी करते रहना है, गोले चलाते रहना है, खंदकों में बैठकर, उस काम के लिए उसने इन लोगों को बुलाया है। और ये एक संदेश भी है कि भविष्य में अगर युद्ध हुआ किसी भी तरह का तो नॉर्थ कोरिया के जवान और चाइना की भी किसी हद तक मदद सीधी आ जाएगी। तो अब तो दुनिया दो फाड़ में सीधी बढ़ चुकी है, एक फाड़ तो रूस, नॉर्थ कोरिया, चाइना है। निश्चित रूप से चाइना हालांकि अपनी डिप्लोमेटिक भाषा में उसके अपने कारणों के कारण खुलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि उसका बड़ा भाई है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं ये सुनिश्चित है। तो अगर विश्व युद्ध हुआ, जिसकी कि मुझे संभावना नहीं लगती, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ, उस स्थिति में आप ये मान कर चलिएगा कि नाटो के देश और अमेरिका इनके साथ, तो इसमें पिसेंगे कौन? अरब के कंट्री। और अरब के कंट्रीज जो पिसेंगे उसके लिए अभी आप देख ही रहे हैं क्या बुरी हालत हो रही है। लेकिन यहाँ अभी लौटता हूँ डॉक्टर साहब, लौटता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम देशों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पाक समेत 20 मुस्लिम देश बनाएंगे मुस्लिम नेटो। सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश भी होंगे शामिल। धर्म के आधार पर दुनिया को बांटने की तैयारी, भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। पाक समेत 20 देश मिलकर बनाएंगे मुस्लिम नेटो। सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश भी होंगे शामिल। धर्म के आधार पर दुनिया को बांटने की तैयारी, भारत के खिलाफ गुट तैयार कर रहा है क्या पाकिस्तान? ये एक्सपर्ट से समझेंगे। मुस्लिम देशों का नेटो, सऊदी अरब शामिल होगा, पाकिस्तान, जॉर्डन, बहरीन, तुर्की, इजिप्ट, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, ये कोर मेंबर होंगे मुस्लिम नेटो देशों के।
सऊदी अरब, पाकिस्तान, जॉर्डन, बहरीन, तुर्की, इजिप्ट, बांग्लादेश, सऊदी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और अफगानिस्तान ये कोर मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट ग्राफिक्स। मुस्लिम नेटो का मकसद क्या है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। आतंकवाद रोधी ऑपरेशंस को लगातार अंजाम देना, लेकिन जो दुनिया भर में आतंक फैल रहा है उनकी फैक्ट्री तो तमाम मुस्लिम देशों में ही चल रही है। बड़ा सवाल यही है। मिलिट्री को मॉडर्न बनाएंगे, लेकिन क्या बिना यूरोप की मदद के, बिना रूस की मदद के, बिना चीन की मदद से क्या ये मुस्लिम देश अपनी मिलिट्री को मॉडर्न कर सकते हैं? क्योंकि इतनी खुद की सैटेलाइट छोड़ने तक की तकनीक तो इनके पास है नहीं। डिफेंस पार्टनरशिप करेंगे, खुफिया जानकारियां शेयर करेंगे, बाहरी मुश्किलों से लड़ेंगे, लेकिन सिया और सुन्नी वाला जो फैक्टर है उसका क्या होगा? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की अब हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राम, ये जो मुस्लिम नेटो की बात आ रही है, धर्म के आधार पर एक संगठन खड़ा करना, तो क्या ये तो आने वाले वक्त में फिर मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन हो जाएगा, मुस्लिम वर्सेस हिंदू हो जाएगा? क्या उस आधार पर पाकिस्तान, टर्की मुस्लिम देशों को ले जाना चाहते हैं? राजेश जी देखिएगा, जो मुस्लिम देशों का संगठन तो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज काम कर रहा है, लेकिन वो शिया सुन्नी के मतभेद में बढ़ चुका है। और यही एक कारण है क्योंकि जो सुन्नी समुदाय के राष्ट्राध्यक्ष हैं, हालांकि वो सुल्तानी है, वहां पर मोनोपोली है, क्राउन वहां पर काम कर रहा है, लेकिन वहां की जनता के विकास के, डेवलपमेंट के, जो तेल की आमदनी है उससे इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि वो युद्ध की विभीषिका कभी सहन नहीं करेंगे। कि उनको मालूम है अगर युद्ध हुआ तो सबसे पहले वहां के सुल्तान को जो है गद्दी नशीद कर दिया जाएगा। और यही एक कारण है कि शेख लोग बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं है कि वो किसी भी तरह के युद्ध में जाए। हाँ, ये अवश्य है कि धर्म के नाम पर वो चंदा दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, और ये पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, ईरान की हरकतें हैं कि जो धर्म का फतवा लेकर वो दुनिया में जैसे हिंदुस्तान के प्रति गजवा हिंद चला रखा है। अभी अफगानिस्तान के तालिबानी एक मिनिस्टर आए, कहा इस्लामाबाद, उन्होंने बस एक बात कह दी कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग पाकिस्तान पर हमले पे नहीं किया जाएगा। ये वायदा कर गए, पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे। पाकिस्तान की हालत तो इस समय ये है कि अगर उनका बस चलता तो ईरान को अपने जो थोड़े बहुत एटम बम है उनको वो बेच देते, लेकिन अमेरिका के साथ उनका एक समझौता है जिसके तहत न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट कहाँ कहाँ है, उनमें क्या प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी पूरी जानकारी हर महीने इनको देना पड़ती है। यही एक कारण है कि आप निश्चित मानकर चलिए कि इस तरह का कोई भी काम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ एक बात तो आपको मानना पड़ेगी, पाकिस्तान और टर्की की जो स्थिति है इस समय बेहद डामाडोल है। अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल स्टेटस में अगर आप टर्की का हाल देखेंगे तो वहाँ रोज जो है विद्रोह हो रहे हैं, और 2015 से लेकर अभी तक वहाँ अशांति रही है। वो दो पार्टों में फंस चुका है, वो कभी तो रूस की तरफ झुकता है, कभी अमेरिका की तरफ झुकता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है। हाँ, ये जरूर है धर्म के नाम पर, और पाकिस्तान तो धर्म के नाम पर गुट बनेगा तो हथियार के बजाय या मिलिट्री, बाजवा साहब को उन्होंने भेजा था रिटायरमेंट के बाद, वहां पर उन्होंने इस्लामिक सेना बनाने की कोशिश की थी। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, दो चीजें मुझे समझा दीजिए। एक, ये जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम नेटो जो होगा वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, लेकिन जो तमाम आतंकी फैक्ट्री हैं वो तो मुस्लिम देशों में ही चल रही हैं, तो क्या ये आपस में लड़ेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए? और दूसरा ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिम देशों की आर्मी को आधुनिक बनाएंगे, लेकिन खुद की सैटेलाइट छोड़ने की तो टेक्नोलॉजी इनके पास है नहीं, तो जब तक छत्र छाया अमेरिका, रूस या चीन की नहीं होगी तब तक मॉडर्न आपकी आर्मी कैसे बन सकती है? तो क्या उस अम्ब्रेला के नीचे भी जाने की सोच रहे हैं डॉक्टर राम? राजेश जी देखिएगा, पूरी दुनिया के सब लोग जानते हैं कि इस मुस्लिम ब्रदरहुड के पीछे इनकी क्या मंशा है। सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने आतंकवाद का नाम लिया है। अमेरिका से भी इतने दिन ये जो है अरबों डॉलर खाते रहे पाकिस्तानी विशेष करके, वो किस लिए? आतंकवाद से लड़ने के नाम पर। क्या आतंकवाद खत्म हुआ? बल्कि उन्होंने पाल के रखा। अब वही आतंकवाद उनको खा रहा है।
बलूचिस्तान में देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में देख लिए, रोज 2-4 सिपाही या सैनिक मर रहे हैं, जनता के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जनता की तो उनको चिंता ही नहीं है। रहा सवाल ये कि मुस्लिम ब्रदरहुड का नाटक कब तक करेंगे। और ये बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में ना तो पाकिस्तान, ना टर्की, हाँ ईरान को छोड़कर बाकी किसी देश में इस तरह की कोई फैक्ट्रियां नहीं है जब बम गोले बनाए जाएं। तो ये आधुनिक क्या करेंगे, हथियार खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे? या तो रूस से खरीदेंगे या अमेरिका से खरीदेंगे। खरीद लीजिए, रखे रहिएगा, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये एक सिर्फ बेवकूफ बनाने का तरीका है कि हम जो है आतंकवाद से लड़ेंगे, आप हमको पैसा दे दीजिएगा। पर इनका असली मकसद क्या है? अगर इन्होंने इस तरह की सेनाओं का गठन कर लिया, आधुनिकीकरण कर लिया, तो निश्चित रूप से शिया समुदाय के जितने भी राष्ट्र होंगे वो सब इजराइल पर फिर से हमला करने की कोशिश करेंगे। और इजराइल के डिप्लोमेट्स अच्छी तरह जानते हैं, नेतन्याहू अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने चुन चुन कर अभी 20 ठिकानों पर जो हमला किया है उससे ईरान थर्रा गया, उसकी हिम्मत नहीं आगे बढ़े। और यही एक कारण है कि अब लोग ये जो डिप्लोमेटिक चैनल में खबर उड़ा रहे हैं, ये आपके जो मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसके हिसाब से अगर आप पाकिस्तान, इटली और दूसरे जगह के ये देखेंगे समाचार तो पता लगेगा कि ये प्रयास कर रहे हैं कि इजराइल को अगर नहीं दबाया गया तो वो सऊदी अरब पर हमला करेगा और वो कतर पर हमला करेगा, कुवैत को जीत लेगा। ये सब बातें अफवाह के रूप में सोशल मीडिया में चल रही हैं और ये भड़काने वाली बातें हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। निश्चित रूप से दुनिया के सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इनके पास कहीं हथियार पहुंच गए तो इनका दुरुपयोग पश्चिम के तो ये पूरी दुनिया में बर्बादी ला देंगे। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद डॉक्टर राम के पास हम लौटेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को चुना नया नेता। नईम कासिम मारे गए हसन नसरुल्लाह की जगह लेगा। कासिम दशकों तक नंबर 2 पोजीशन पर हिजबुल्लाह की रहा। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को चुना नया नेता। नईम कासिम मारे गए हसन नसरुल्लाह की जगह लेगा। कासिम दशकों तक नंबर 2 पोजीशन पर रहा हिजबुल्लाह में। कासिम लेबनान के स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाया करता था, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते आतंक की बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया नईम कासिम ने। चलिए सीधा डॉक्टर राम के पास हम चलेंगे। डॉक्टर राम, नईम कासिम नसरुल्लाह की जगह लेगा, क्या कुछ हिजबुल्लाह के लिए बदल जाएगा? क्योंकि पिछले चंद दिनों के अंदर इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है और अब कासिम कितने दिनों तक इस दुनिया का मेहमान है ये भी देखना होगा, क्योंकि मोसाद लगातार तलाश कर रहा होगा। सर सही बोला आपने, कितने दिन का मेहमान है ये समय बताएगा। मोसाद के चंगुल से फंसना उसके लिए बड़ा असंभव है। यही एक कारण है। 71 वर्षीय नईम कासिम जो है ये एक गरीब परिवार के निकले हुए थे। लेबनान यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था केमिस्ट्री में, लेकिन ये छात्र नेता रहे और छात्र नेताओं के रूप में ही वो कट्टरवादी बन गए। और कट्टरवादी बनने के बाद वो हिजबुल्लाह के ग्रुप में आ गए और तब से लेकर अब तक काफी लंबे समय तक उन्होंने हिजबुल्लाह की एक्टिविटीज में कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। हिजबुल्लाह मतलब ये हिज हाइनेस ईरान के पट्टे हैं, पहलवान हैं। शिया जो सल्तनत हैं उनके जो कारिंदे हैं उनसे ये मदद लेते हैं, अल्लाह के नाम से भीख मांगते हैं, हथियार लेते हैं, लूटते हैं और ये आतंकवाद फैला रहे हैं धर्म की आड़ में। पर ये नाटक इनका ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि कुरान शरीफ में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दुनिया में सिर्फ इन्हीं को रहने का अधिकार है। और इन्होंने उसका अर्थ किसी शरीयत के किसी नुक्ते से निकाल लिया है कि यहूदियों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, उनका सफाया कर दिया जाए। अरे भाई अल्लाह की औलाद सब है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और क्रिश्चियन सभी हैं। अल्लाह को अगर नापसंद थे यहूदी तो उन्होंने बनाकर ही क्यों भेजा? ये सब जो धार्मिक चश्मा लगा रखा है इन्होंने, इनका ब्रेन वॉशिंग हो चुका है। कुछ तक ये कीड़ा इनके दिमाग में लोगों की दुकान ही ऐसी चलेगी। जी जी एग्री डॉक्टर साहब, क्योंकि कुछ लोगों की दुकान ही और धंधा ही धर्म के नाम पर चलता है और उनकी बढ़ोतरी तभी होती है आगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम पहलुओं को रखा, शुक्रिया इसके लिए। तो आज ग्लोबल ब्रेकिंग में मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।